नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ये ओपिनियन पोल। और आज यूपी के इस ओपिनियन पोल में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम वोट की, उस सीटों की बात करने वाले हैं जहां पर मुसलमान का वोट काफी ज्यादा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस शहर में थे जिसे समाजवादी पार्टी के MY समीकरण का गढ़ कहा जाता है, आजमगढ़। हमारा ओपिनियन पोल कहता है कि राम लहर और मोदी लहर के बावजूद आजमगढ़ की यह सीट सपा के खाते में जा सकती है। लेकिन क्यों और कैसे, इस पर हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज इस प्रोग्राम के अंदर उन मुस्लिम बहुल सीटों की चर्चा आपके सामने हम खास तौर पर करने जा रहे हैं जो हमारे सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो या तो भाजपा को वोट मिल रहा है मुसलमानों का, या दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिना मुसलमान के वोट के भी वो सीट जीत रही है या सीट निकाल सकती है। दोनों ही सूरतों में ये कैसे होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। और हमने चुनिंदा कुछ 14 सीटें निकाली हैं जिनकी बात हम आज आपके सामने करना चाहते हैं। यूपी की ये चुनिंदा 14 सीटें, और जब हम सीटें ये डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ देश के मुसलमान का, यूपी के मुसलमान का नरेंद्र मोदी के साथ क्या रिश्ता बन पाया है या बन सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इन 10 सालों के अंदर देश की मुस्लिम आबादी जो सोच रखती थी नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या वो बदल पाई है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के अंदर मुसलमान कहीं कोई भेदभाव देखता है? कहीं से भी वो ये महसूस करता है कि ये मेरी सरकार नहीं है? या ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे ये सरकार किसी और के लिए वैसे ही देश के मुसलमान के लिए? और क्या नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदला है कि भाजपा मतलब मुसलमान से दूर, नरेंद्र मोदी का मतलब मुसलमान से बैर? ऐसा अगर कभी था तो क्या इन 10 सालों में वो बदल पाया, इसकी हम लोग बात करेंगे। और इस सरकार ने खास तौर पर मुसलमानों के लिए जो काम किया है उसकी भी आज चर्चा होगी। हमने ऐसे मेहमान बुलाए जो कि सरकार कैसे काम करती है, क्या स्कीमें चलाती है, वो तो जानते ही हैं, लेकिन समाज के बीच में से निकल करके आए तो आपको आज मुसलमान समाज की हकीकत जानने को मिलेगी, जो वो सोचते हैं नरेंद्र मोदी के लिए या इस सरकार के लिए, या वो किसी और पर भरोसा करते हैं क्या, तो वो कौन है। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर कौन हो सकता है मुसलमानों का नेता? वो ओवैसी हो सकते हैं क्या? वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो सकते हैं क्या? वो राहुल गांधी हो सकते हैं क्या? मुसलमान उनकी ओर देख रहा है क्या? मुसलमान नरेंद्र मोदी या भाजपा को हराने के लिए वोट करता है देश में? यह आम थ्योरी जरूर है, लोग ऐसा सोचते हैं गैर मुसलमान लोग कि मुसलमान देश का नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, टैक्टिकल वोटिंग करता है। वो हर उस उम्मीदवार को वोट करेगा, उस पार्टी को वोट करेगा जो उस सीट पर भाजपा को हरा सकती होगी। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या ऐसे ही वोट पड़ता है मुसलमान का? ये सारे सवाल होंगे आज की इस चर्चा में। मैं स्वागत करना चाहता हूं मुफ्ती वजाहत कासमी साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हमारे साथ कुंवर बासित अली जी हैं, आप अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। बहुत स्वागत है कुंवर बासित अली आपका। हमारे साथ मुफ्ती शमूम कासमी साहब, वो भी जुड़ रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान स्टूडियो में। समीर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और फैज अहमद फैजी जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जाने माने पसमानदा मुसलमान एक्टिविस्ट हैं। फैज साहब, आपका बहुत स्वागत है। जैसा मैंने कहा, हम सीटों के साथ साथ बात करेंगे और फिर हमारा ये जो चर्चा है, ये डिस्कशन है, आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं आप जिस शहर में नरेंद्र मोदी थे वहां की बात कर लेते हैं, आजमगढ़। MY समीकरण खूब यूपी में चलता है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। ये जो आजमगढ़ की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर हार गई थी। तो आजमगढ़ से हम शुरुआत करेंगे। आजमगढ़ के अंदर आपको बता दें, जो मुसलमान वोटर है उसकी तादाद है 21%। 21% मुस्लिम आबादी का ये शहर है। और यहां का जो ओपिनियन पोल है वो हमको ये बताता है कि मुसलमानों का 89% वोट, 89% वोट वो इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास गई है कांग्रेस के साथ बंटवारे में। तो 89% वोट जो है मुसलमानों का, वो उनकी ओर जाएगा। एनडीए की ओर, यानी नरेंद्र मोदी की ओर, मात्र 1% वोट मुसलमानों का जा सकता है। ये भी चीज साफ हो रही है इस सर्वे से कि मुसलमान ने चुन ली है अपनी साइड। आप आजमगढ़ को देखें, लगभग 90% मुसलमान एक तरफ है, 1% एनडीए को मिल रहा है, और बसपा के साथ भी केवल 2%, और अन्य कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है, कोई आपके इलाके का लोकल जो है कोई लीडर जो है वो चुनाव लड़ लेता है, उसको वोट जा सकता है। चॉइस तो बड़ी क्लियर है। मैं आजमगढ़ की शुरुआत कर रहा हूं मुफ्ती साहब आपसे। क्या है कि 90% वोटर हमको दिखाई दे रहा है दूसरी ओर खड़ा हुआ, जहां सपा है या कांग्रेस है? देखिए मेरे भाई, ये समाजवादी का गढ़ रहा है आजमगढ़।
मुलायम सिंह जी वहां से चुनाव लड़ते रहे और समाजवादी के और दिग्गज नेता लड़ते रहे। और आजमगढ़ के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुंबई से लेकर के दुबई तक, और कई संगठन दुनिया में ऐसे हैं जिनसे आजमगढ़ के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत समझदार मुसलमान है। मैं समझता हूं कि इस बार शायद वो अपने आप को बदल गया और बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोदी जी ने सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक ही दरवाजा जो रखा है तरक्की का, तो मुसलमान उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मुसलमान उसमें मैं समझता हूं, बल्कि मैं तो बराबर कह रहा हूं इस बात को कि मुसलमान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सेदार बने, जो अभी माहौल है चुनाव का। और मैं बार बार कहता रहा इस बात को कि मुसलमान ये ठेकेदारी अपने ऊपर क्यों रखना चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहा है, समाजवादी को जिताने के लिए वोट कर रहा है। ये सच है क्या? ये पता क्लियर कर दिया, सच है क्या ये? बिल्कुल सच है। मुसलमान वोट करता है बीजेपी को हराने के लिए? बिल्कुल करता रहा, हर सीट पर, हर चुनाव में अब तक करता रहा है बराबर, और ये सच्चाई है। लेकिन फिर मैं कुछ चीजें अभी देख रहा हूं। देखिए 10 साल का जो मोदी जी का, मैं तो 8 ही साल का कहूंगा, चूंकि 2 साल तो ऐसे गुजरे हैं जो हुकूमत बिल्कुल ऐसे हालात में पूरी दुनिया थी, लेकिन 10 साल का जो कार्यकाल है वो मोदी जी ने अपना कायल किया है मुसलमानों को, और विश्व स्तर पे किया है। और मैं देख रहा हूं कि मुसलमान अब चौराहे पर, गलियों में और चाय की दुकानों पर बैठकर मोदी जी की तारीफ कर रहा है। वरना मैंने ये भी वक्त देखा है कि आप कैमरा लेकर के मुसलमानों में मोदी की बात ही नहीं कर सकते थे। ये भी वक्त इस देश ने देखा है, और इन्हीं 10 साल पहले ही ये वक्त था। आज के वक्त मुलायम सिंह की बातें अगर आप जो है कर सकते हैं चौराहे पर खड़े होकर, वहां मोदी जी की बातें कर सकते हैं वहां, और ये बदलाव हुआ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की भी बातें कर सकते हैं, आरएसएस की भी बातें कर सकते हैं। ये बड़ा बदलाव है, और मुसलमान भी तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाह रहा है, और हो भी लेकिन रहा वो है। फिलहाल वो जो भी आप कह रहे हो कि समाज में एक नजरिया बदलने की का वक्त आया है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन वोट पे तो नहीं दिखाई दे रहा वो अभी भी। चले मैं दूसरा यहाँ मैं हाँ बोलिए, अपनी बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपका आज का सर्वे ठीक हो, लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ से हार मिलेगी, मुसलमानों की वोट में बंटवारा होगा, क्योंकि अभी हमने वहां निकाय चुनाव लड़ाया था। और निकाय चुनाव में एक वहां मुबारकपुर कस्बा है, 90% से ऊपर वहां मुस्लिम आबादी है, हमें वहां 5000 वोट मिला। इसके अलावा जब अभी उपचुनाव हुआ था, मैं वहां पर लगातार कैंप किया था, तो वहां हमें लगभग 10 से 15 हजार वोट ऐसे गांव से मिला जहां कभी हमारा खाता भी नहीं खुला था। दूसरा वहां एक फैक्टर थे, कितना वोट मिलता है आपको? जैसे अभी उदाहरण के लिए आप बता रहे हैं, कितना वोट मुसलमानों का आता है आपको? लगभग अभी तक जो मेरा आंकड़ा है, जो हमने काम किया पिछले 20,000 के आसपास मुस्लिम वोट हमें मिला। और ये इसलिए मिला कि जो बंटवारा था वो गुड्डू जमाली को चला गया। गुड्डू जमाली चुनाव लड़े, मुसलमानों के पास ऑप्शन के रूप में गुड्डू जमाली आए। मैं बता देता हूं एक बार गुड्डू जमाली कौन है उनके बारे में आपको। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये आजमगढ़ की सीट 2019 में भाजपा हार गई थी, क्योंकि तब अखिलेश यादव लड़े थे लोकसभा का चुनाव। उसके बाद उन्होंने 2019 के बाद 2022 यूपी के इलेक्शन के लिए इस्तीफा दे दिया, वो विधायक बन गए थे। तब यहां पर दिनेश लाल निरहुआ जो है वो खड़े हुए, भोजपुरी कलाकार जो है भाजपा से, और ये गुड्डू जमाली तब बसपा में हुआ करते थे, लेकिन ये लोकल मजबूत आदमी है, तो इनको पड़ा शायद 2.25 लाख वोट इनको पड़ गया था। वो मुसलमान का वोट जब बटा सपा और बसपा में गुड्डू जमाली की वजह से, उसमें दिनेश लाल निरहुआ की जो है गाड़ी दौड़ पड़ी थी और वो चुन करके आ गए थे। आप भी अभी यही बात कह रहे हैं कि आजमगढ़ जीतेगी भाजपा तब जब मुसलमान का वोट बटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वहीं पे से शुरू करता हूं। समाजवादी पार्टी को लगता है वो गुड्डू जमाली अब सपा में है। भाई दिवे, समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो इस बार फिर से हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने गुड्डू जमाली को अपने पक्ष में लाने के लिए एमएलसी की सीट ऑफर की है। लेकिन गुड्डू जमाली का भला करने से वहां भला नहीं होने वाला है। जो अखिलेश के खास परिवार थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर जुड़े हैं। मैंने खुद उनको जोड़ा है, मैं उनके परिवारों में गया हूं। और आज चाहे मुबारकपुर हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, तमाम बड़े परिवार, प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। आपको लग रहा है कि आप आजमगढ़ बीजेपी निकालेगी? आपको बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सर्वे में नहीं दिखाई देता। हमने 2 सीटें जो दी थी समाजवादी पार्टी को 80 में से यूपी की, उसमें से एक आजमगढ़ की सीट है, दूसरी मैनपुरी की सीट है। लेकिन कुंवर बासित अली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा की बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं ये सीट भाजपा निकालेगी। चले मैं दूसरी सीट की बात कर रहा हूं। ये भी अपने मुस्लिम आबादी की वजह से और मुस्लिम नेताओं की वजह से चर्चा में रहती है। रामपुर की सीट 49% मुसलमान है, यहां पर 49%। अब आप सोचिए, लगभग जहां पर 50% आबादी मुसलमान की हो, हमारा सर्वे कहता है कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है।
और यहां पर भी जो इक्वेशन थी वो आजमगढ़ जैसी ही थी। आजमगढ़ के अंदर ये सीट 2019 माफ कीजिएगा, रामपुर की सीट 2019 में आजम खान लड़े थे, समाजवादी पार्टी से जीत गए थे। बाद में उनके कुछ वजहों से कोर्ट की वजह से फैसला आ गया, उनकी सांसदी चली गई, फिर उपचुनाव हुआ इस सीट पर और वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन तब लोग कहते हैं कि भाई वोट नहीं पड़ा या वोट ना डालने नहीं दिया गया, ऐसा वहां पर सपा ने इल्जाम लगाया। 20-22% वोटिंग हुई थी। उनका कहना है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए ये सीट भाजपा ने निकाल ली, ये उनका आरोप है। खैर, अभी का जो सिचुएशन है वो ये दिखा रहा है, देखिए 70% मुसलमान वोट इंडिया गठबंधन को रामपुर में जाता है, 2% केवल एनडीए को। बसपा यहां थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट ले रही है क्योंकि अलग लड़ रही है, मायावती ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अब। लेकिन अब ये क्या ये इतना वोट है जो डिवाइड हो रहा है बसपा का कि इससे बीजेपी को आगे निकल जाने में फायदा हो? हमारे सर्वे कह रहा है कि बीजेपी आगे निकलेगी इस सीट पर। समीर चौगांवकर साहब, रामपुर, आजमगढ़ का रामपुर। निश्चित मुझे लगता है कि आजम खान की सीट हुआ करती थी, एक समय बहुत मजबूत थी। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ से एक बार सांसद भी बन चुके हुए, वहाँ पर भी उनका काम था। मुझे लगता है यहाँ के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ देने जा रहे हो कि आजम खान ने जिस तरीके से उस क्षेत्र के अंदर अपने परिवारवाद को जमीनों पर अतिक्रमण किया और एक खास अपने ही लोगों का जिस भला किया, मुस्लिम समाज का उन्होंने भला नहीं किया। आप देखिए सिर्फ आजम खान नहीं आ रहे, उनके बेटे अब्दुल्ला भी विधानसभा चुनाव हार गए थे जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था उनके खारिज होने के बाद। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है और इस बार भारतीय जनता पार्टी रामपुर की सीट जीत सकती है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन दो बातें देखिए बड़ी ईमानदारी से हमारे मेहमानों ने बता दी। मुफ्ती साहब ने बताया कि हाँ, मुसलमान जो है वो अभी तक ये सिचुएशन रही है और अभी भी है कि भाजपा को या मोदी को हराने के लिए वोट करता है। और दूसरी ओर आप बासित साहब ने यह भी मान लिया कि मुसलमान का वोट कटता है तो बीजेपी को फायदा होता है। निश्चित जो मायावती अगर अलग से चुनाव लड़ रही, जो उसने घोषणा कर दी, बता भी रहे कि 18% वोट मायावती के बसपा को जा सकता है। वहां एक वर्ग ऐसा भी है जो आजम खान का विरोधी रहा है, जो कांग्रेस परिवार से रही है, बेगम साहिबा, वो विरोध करती रही है, चुनाव लड़ती रही वहां पर। तो मुझे लग रहा है लेकिन वो वोट सपा से कट जाएगा, भाजपा को थोड़ी आ जाएगा, बीजेपी को तो नहीं मिलने वाला ना। सकता है ना बसपा में चला जाए वो, जैसे बसपा अलग लड़ रही तो बसपा के पास वो वोट बैंक जा सकता है इस तरह से। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर जरूर वोटों का बंटवारा होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा मुस्लिम वोट के अलावा जो दूसरे वोट है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां जुड़ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोटों में शेयर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगता है और बसपा बाकी वोट बैंक काटती है तो निश्चित रूप से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगी। इन सीटों पर जहां पर जिन सीटों की हम आज बात कर रहे हैं, जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, क्या इन सीटों पर ऑटोमेटिकली रिवर्स पोलराइजेशन होता है गैर मुस्लिम आबादी का? निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि आजम खान की जिस सीट की अपन बात इसके पहले कर रहे थे, उसमें गुड्डू जमाली आने के बाद समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गई है वहां पर। तो आजम खान की सीट को मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, वो तो समाजवादी पार्टी की जीतने की पूरी संभावना है। लेकिन यह तय है कि जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा होता है वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण जरूर होता है, क्योंकि एक वर्ग को लगता है कि भाई वोट इसी आधार पर डिवाइड हो जाते हैं कि एक समाज एक को देता है, एक समाज दूसरे को वोट देता है, और उसके बाद फिर होड़ लगती है कि कौन ज्यादा वोटिंग करता है। जो ज्यादा वोटिंग करा के ले जाता है उसको चुनाव में सर एक सीट में और दिखा दूं, फिर आप बोलिएगा उस पर। एक सीट में और दिखा रहा हूं आपको, संभल की सीट है ये, और यहां 46% मुस्लिम आबादी है। समाजवादी पार्टी 5 लोग जीते थे 2019 के चुनाव में, उनमें से एक संभल की सीट थी। शफीकुर रहमान बर्क साहब, अब उनका निधन हो गया, देहांत हो गया हाल ही में कुछ दिन पहले। वो यहां से सांसद थे, फिलहाल यहां फिर कोई सांसद नहीं है। यहां आप देखिए मुस्लिम वोट में आपको एक बड़ा क्लियर एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है। आजमगढ़ एक अलग मामला था जहां 90% तक वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा था। आपने इससे पहले आजमगढ़ में रामपुर में देखा, अब संभल में देखिए वोट कैसे बढ़ रहा है। इंडिया अलायंस को 65% मुस्लिम वोट, एनडीए को 4%, ये मैक्सिमम अभी तक जो भी एनडीए को मिलता हुआ हमें किसी भी सीट पर दिखाई दिया मुसलमान वोट। बसपा को 22% मुस्लिम वोट जा रहा है। तो ये जो 22% वोट जाएगा, इसका तो सीधा सीधा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अच्छा, जो आदमी वोट करेगा बीएसपी को, वो भी तो ये जानता है ना कि मेरा वोट खराब हो रहा है, ये शायद इस बार मोदी की मदद ही कर रहा है, लेकिन वो आपको दिखाई देगा इस सीट पर। और ये सीट भी भाजपा निकाल रही है, जहां पर 46% मुसलमान रहता है, वो सीट भी सर्वे कहता है कि बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि बीजेपी मुसलमान का वोट डिवाइड होगा। अभी मैं 3 घंटे पहले ही संभल से चल करके आया हूं, और ये जो 4% और 22% 9% वोट है, ये वो वोट है जो समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है। इसके पास ऑप्शन केवल एक है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। अभी आपने रामपुर की बात की थी, रामपुर में भी जो आप 18% और 2% की बात कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी से नाराज वोट है, जो निश्चित रूप से बूथ के दिन, मतदान के दिन
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और समाजवादी क्यों मिलेगा पार्टी ये को- बताइए ना मासिफ हाँ, साहब, मुसलमान क्यों वोट करेगा क्यों आपको? मिलेगा? हाँ। वहां जो एक पॉलिटिकल लोग हैं, मैं कुछ नाम भी यहां पर ले सकता हूं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है यूसुफ, वो हमारे वहां 4 से 5 अभी नगर पंचायतों के चेयरमैन हैं, ब्लॉक के प्रमुख हैं, सभासद हैं, पूर्व प्रधान हैं, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर काम कर रहे हैं। मकसूद लाला चेयरमैन हैं, हमारे तनवीर, हमने चुनाव लड़ाया था रामपुर से, उनको 20,000 के आसपास वोट मिला था। तो ये वो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास पहली बार कमल को दबाया है और ऐसी सीट को ये जिताने आपकी का। जानकारी है कि दिया है मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काम करता हूं वहां पर। आप जब जाते हैं मुस्लिम इलाकों के अंदर, आप क्योंकि आप तो बीजेपी के अंदर हैं, तो आपका काम है कि आप बीजेपी के लिए वोट मांगे। आप जब जाते हैं किसी घर में कि भाई हम बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चुनाव में आप भी मोदी जी को वोट दीजिएगा, क्या रिएक्शन आता है वहां से? ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात आती है कि पहली सरकार है जिसको हमने वोट नहीं दिया था, लेकिन उसने गरीब लड़कियों की, गरीब बच्चियों की शादी कराई, हमें राशन दिया, यानी कि योजनाओं का सीधा लाभ जो मुसलमानों को मिला है, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति उनके दिल में एक हमदर्दी है और अब वो उनको भाईजान या भाई कह करके भी संबोधित करने लगे हैं। अभी हमने कुछ प्रोग्राम किए थे, शुक्रिया मोदी भाईजान, वो तमाम लाभार्थी, देखिए 2,61,00,000 लोगों को राशन मिल रहा है, करीब 20 लाख लोगों को मकान मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के ये साथ टोटल बता रहे हैं या मुस्लिमों की, मैं केवल सिर्फ मुसलमान बता रहे हैं? केवल मुसलमानों को 20 लाख मकान उत्तर प्रदेश के अंदर मिले, 2,61,00,000 लोगों को लगातार राशन मिल रहा है, 1 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है और शौचालय और उज्ज्वला योजना, तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें 20 से 30% हिस्सेदारी है। यानी कि अगर मैं एक आदमी को कई प्रकार का लाभ भी मिला है, लेकिन जो टोटल लाभार्थी हैं लगभग 3 करोड़ के आसपास हैं और उनके प्रति आज भाजपा को वोट देने का विचार उनके मन में है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इस बार मुस्लिम बूथों से जो ये एंटी 1%, 2%, 3%, 4%, ये जो मेरा डेटा बता रहा हूं आपको, ये वोट मिलता है आपकी पार्टी को मुसलमानों का। ये डाटा निश्चित रूप से, मैं आपका डाटा नहीं, लेकिन चुनाव के दिन तक ये डाटा गलत साबित होगा। चुनाव के जब हम बात करेंगे तमाम काज़मी साहब, तो बड़ी तादाद में भाजपा क्या को है मिलेगा। रिश्ता मोदी की बीजेपी और मुसलमान का देश में? देखिए सौरभ जी, देश को आज़ाद हुए आज 76 साल के करीब हो गए। 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, मुसलमानों को में डर, खौफ, दहशत पैदा की, भाजपा से डराया और आरएसएस से डराया। इन दोनों ही संगठनों ने, यानी भाजपा ने भी और आरएसएस ने भी, इन 10 सालों में जो कैरेक्टर पेश किया है, जो उनका चरित्र मुसलमानों के सामने आया है। मैं अपने उत्तराखंड राज्य की बात करता हूँ। मैं वहाँ मदरसा शिक्षा परिषद का एज ए चेयरमैन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन मदरसों के अंदर एक पाठ्यक्रम को लागू करने का हमें आदेश दिया, जो एनसीईआरटी का है, कि ताकि ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बन करके मुख्य धारा से जुड़ के ये भी राष्ट्र की सेवा कर सकें। तो हमने उदाहरण स्वरूप हम मदरसों में गए और घर घर में गए, जैसे आपने कहा। हमने मस्जिद में जाकर के, मदरसों में जाकर के पूछा मुसलमानों से कि भाई किसी एक आरएसएस का नाम बताओ जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो। कोई नहीं उठा। मैं ईमानदारी के साथ करूँ, मैंने कहा भाई ये जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। एक नौजवान उठता है, वो कहता है कि सर मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, हमारे पास आयुष्मान कार्ड था, हम उसका इलाज नहीं करा सकते थे, आज हमारी माँ हमारे पास है। मैंने पूरे उत्तराखंड का जो भ्रमण किया है मदरसों ही में किया। जाहिर है कि मदरसे मुसलमानों की वो शहरग है जिनसे मुसलमान हर वक्त जुड़ा रहता है। आज जब हम उन लोगों से जाके कहते हैं कि पिछले सरकारों में क्या हुआ कि दंगे होते थे, लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई, आज दंगा मुक्त है भारत। अरे आपके सारी उत्तराखंड में योजनाओं अभी के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम जब हाँ, गई थी देखिए हल्द्वानी उस में, टीम पे, कितना उस बड़ा टीम पे, फसाद हो मैं गया अभी उसको हल्द्वानी से आया, सौरभ जी, हल्द्वानी से आया हूं मैं भी। तो हल्द्वानी में हम जब गए हैं तो वो न्यूज़ भी आपको मैं पहुंचा दूं कि वहाँ वो लीज की ज़मीन थी और मुसलमानों में क्या हुआ कि एजुकेशन की कमी है, उन्हें भरमाया गया और में भ्रम पैदा हुआ। जैसे यूसीसी से भ्रम पैदा किया जाता है, एक तथाकथित गजवे के नाम से जो है भ्रम पैदा किया जाता है, ऐसे एक भ्रम पैदा किया कि यहाँ कुरान की बेहुरमती हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ का प्रशासनिक अमला बहुत हसास है, हमारी सरकार बहुत जो है वो हसास है और इन सारी बात जवाबदेह है।
हमारे मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुफ्ती सबके साहब ब्रेक का प्रयास पे वक्त हो काम गया। कर मैं रहे जो हैं। तो पूछना आपको चाह रहा हूं, बता आप सुने मेरे सवाल सुने। आप मैं तो खुद खुद आया वहां मदरसा से। शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जी जी। इस सरकार के बारे में मुसलमानों में ये परसेप्शन नहीं है क्या कि ये तो मुझे तो मदरसे बंद कर देना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताएं, मदरसे वाले जानते हैं और मुसलमान ऐसा अब इतना नासमझ नहीं है। वो ये जान रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देखो, मदरसों के अंदर जो एजुकेशन हमारी दी जाती है वो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए दी जाती है। मोहम्मद साहब का जो दीन है वो सबके लिए, सबकी भलाई की बात करता है। वो तो औरतों की भलाई करता है, बच्चों की भी भलाई की बात करता है। और जिस मुल्क में रहते हैं, हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत अब हमारे नबी की सुन्नत है जो मोहम्मद साहब ने किया। तो आज मदरसों में पढ़ाने वाले लोग इस बात को समझते हैं। बस इतना सा था कि उनके अंदर खौफ पैदा किया कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने, जैसे समाजवादी है, जगह जगह दंगे कराते थे। आज मुसलमान धीरे धीरे अपनी पार्टी किसको मानते हैं? मुसलमान अपनी अपनी पार्टी किसको समझते हैं आज की तारीख? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मुसलमान आज तेजी से मुख्य धारा की तरफ जुड़ रहा है। एक ग्रुप चला करता था, वो फेल हो गए। अब मुसलमान जिताने के लिए किसी को जिताने और हराने की बात नहीं करेगा, बल्कि ये देखेगा कि हमारे बच्चों का कहाँ भविष्य सुरक्षित है। वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं किया। और बल्कि आज के हमारे प्रधानमंत्री, जिनकी बैकग्राउंड बिल्कुल नीचे से निकल करके आए हैं, वो जानते हैं। और मैं तो कुरान को कहता हूं, मुसलमान कुरान को अगर समझेगा तो यकीनी तौर से वो भारतीय जनता पार्टी को प्रसूजे कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, वो सोचेगा इस बात के लिए। सौरभ जी, आपसे कहता आपने हूं, कुरान का हवाला दे दिया इसमें। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्जुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। मैं मुसलमानों से इस आयत के बारे में कहना चाहता हूं। अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत देते हैं और हुकूमत इज्जत है अल्लाह की तरफ से। तो इसलिए मुसलमान कुरान को भी समझेगा, अपने रसूल को भी समझेगा और अपने बच्चों के भविष्य को भी सामने रख करके वो फैसला करेगा। जो आप 1% की बात कर रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि इस बार मुसलमानों को मैं नहीं ये बात कह रहा हूं सर, ये सोचनी डेटा पड़ेगी कह रहा है, कि सर्वे किसी कह रहा ने है। भी सर्वे कह रहा है, किसी ने भी, खासतौर से जो पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान है, जिसमें 4% बच्चे हमारे मुसलमानों के पढ़ते हैं, उनके बच्चे कल इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, उनका भी भविष्य जो है सितारों की तरह चमकेगा। और ये भारतीय जनता आप कह रहे हैं पार्टी मुसलमान अब किसी को केवल हराने के लिए वोट ना करें? नहीं,